इससे पहले वाली क्लास में मैं डोब्राइनर के बारे में बता दिया था, न्यूलैंड्स के बारे में बता दिया था, याद है किसी को? डोब्राइनर सोया हुआ था, उठा, मन किया कि पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है केमिस्ट्री, इतने सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे तो नहीं थे लेकिन फिर भी कुछ तो थे उस टाइम। तो उन्होंने क्या किया, इसको सजाने की कोशिश की। कैसे? 3-3 का ग्रुप ले लिया, है ना, 3-3 का ग्रुप लिया। पहला ग्रुप को बताया क्या था? लिथियम, सेकेंड सोडियम, पोटेशियम, यही था ना पहला वाला, पहला ग्रुप में। इसका नाम क्या था? डोब्राइनर ट्राइड्स, है ना। उसके बाद लेकिन ये चला नहीं, कहा क्यों नहीं चला? क्योंकि ये पेन खत्म नहीं हो गया, ये चला था सिर्फ 20 तक, ज़्यादा एलिमेंट तक नहीं चला। जैसे जैसे बड़े एलिमेंट, सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था उनका कि भाई साहब वो उनका जो ट्राइड्स था वो ज़्यादा एलिमेंट पे नहीं चला। उसके बाद आया न्यूलैंड्स, जिन्होंने दिया क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बताया उन्होंने कि अगर एलिमेंट पहला और आठवां एलिमेंट उठाकर देखें तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट एक ही साथ फिट कर दिया, एक ही लाइन में रख दिया ताकि उनकी खासियत, विशेषता सब कुछ सेम आ जाए, ठीक है। लेकिन इनका भी नहीं चला, क्यों? और सबसे बड़ी बात इनकी ये थी, बड़ी बात नहीं थी उस टाइम, जितना नॉलेज उसी हिसाब से बात करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि 56 शायद था ना, 56 एलिमेंट है, इसके बाद कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। ये बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत सारे एलिमेंट आए, तो इनकी यह खराबी थी। उसके बाद बना बनाया तो ये लोग दे दिए थे लगभग। डोब्राइनर ने सजाने की कोशिश किया, उसके बाद न्यूलैंड्स ने सजाने की कोशिश किया। न्यूलैंड्स ने कैसे सजाया था? गया था बाथरूम में बैठा हुआ था, वॉशरूम में बैठा हुआ था, उसको गाना गाने की बात आई तो वो सारे गमा पधा नहीं सा आया, उस हिसाब से 8वें पहले और 8वें को सजा दिया। उसके बाद जब इनका आगे फिट नहीं बैठा, इनके यहाँ गलत साबित हो गया, क्योंकि आगे एलिमेंट और ज़्यादा आने लगे, तब एक भाई साहब आए, मेंडलीफ को कहा जाता है कि अगर कोई पीरियोडिक टेबल का सच में ओरिजिनेटर है, रियल में बातें नहीं करो, रियल में अगर ओरिजिनेटर है तो वो है मेंडलीफ। क्यों उसके बारे में क्यों कहा उसने? क्योंकि इसी ने सबसे अच्छे तरीके से सजाया था। इनसे भी गलती हुई थी, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई सजाया था तो वो मेंडलीफ ने। पहले तो वो भाई साहब 3 दिन का ग्रुप लेकर चले गए, न्यूलैंड्स आए, वो गाना गाकर चले गए, है ना, सारा गमा पधा नहीं सा करके चले गए, लेकिन वो ग्रुपिंग नहीं किए थे। लेकिन मेंडलीफ जब आए तो उन्होंने 3 चीज़ को पकड़ा, एलिमेंट के 3 चीज़ को पकड़ा। किसको? पहला एटॉमिक मास। किसी को एटॉमिक मास में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एटॉमिक मास पहले ही बता चुका हूं कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है। आमतौर पे बुक में मास नंबर और एटॉमिक मास को सेम दिखाई दिया जाता है, लेकिन असल में हम लोग क्लास 10 तक, या यूं समझ लो, हाँ, क्लास 10 तक एटॉमिक मास पढ़ते ही नहीं, हम मास नंबर पढ़ते हैं। तो मास नंबर अलग है, एटॉमिक मास अलग है, और एटॉमिक नंबर तो अलग है ही। तो उन्होंने किसको मेंडलीफ ने किसको पकड़ा? एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट को उठाया, तत्व को उठाया, और उसको पकड़ा क्या? एटॉमिक मास को उठा लिया। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हो? भौतिक विशेषता। किसको? भौतिक विशेषता का मतलब है जो बाहर से दिखे। जैसे मैं मान लूं कि इसका भौतिक विशेषता बताओ, तो इसके पास 2 आंख है, 1 नाक है ना, ये गधा जैसा दिखता है, गधा नाम भी है, तो ये इसकी भौतिक विशेषता है। अगर मैं बोलूं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, बातें नहीं करो, केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, केमिकल मतलब रासायनिक खासियत, रासायनिक विशेषता। तो अब अभी तक क्या था? देखने में गधा लग रहा था, नाम इसका गधा था, ठीक है, स्किन इसका गधा जैसा था, पूंछ भी था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करेंगे तब क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सपोज करो पॉटी कर रहा है, तो पॉटी का डिजाइन कैसा है? डिजाइन नहीं, पॉटी का कैरेक्टर कैसा है? पॉटी एसिडिक है, बेसिक है, तो ये इसके अंदर के मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, पॉटी का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? अबे हंसने की बात नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ जाओ। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठा हुआ है, अगर इसके पॉटी की केमिकल प्रॉपर्टीज बोलोगे तो उसके अंदर एसिडिक है, बेसिक है ना। अगर उसमें हम एसिड डालते हैं उस पॉटी में तो कैसा रिएक्शन होता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वो पॉटी, अबे हंस क्यों रहे हो, उस पॉटी का कलर क्या है? वो क्या हो गया? सुनो, पॉटी का कलर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके पॉटी की खुशबू क्या है? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज। खुशबू मतलब बदबू। लेकिन वो रिएक्शन कैसे करेगा, वो चेंज कैसे होगा, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क समझ में आ गया, रासायनिक और भौतिक विशेषता में फर्क समझ में आ गया। तो ये चर्चा कौन सा लिए? फिजिकल प्रॉपर्टीज लिए या केमिकल प्रॉपर्टीज लिए? दोनों लिए।
फिजिकल प्रॉपर्टी तो देखते ही पता चल जाता है ना। जैसे इसके पास 4 पैर है, 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है, तो ये देखते ही पता चल गया। अगर इसका प्रॉपर्टी है देखते ही पता चल गया, हरा है, पीला है, काला है, कैसा है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है अगर टेस्ट करके हमें पता चले तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल रिएक्शन ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, ध्यान सुनो, बार मत ध्यान दो। केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इन्होंने क्या लिया, इधर से जाओ, बिना सटे हुए जाना। इन्होंने 3 चीज उठाया, कौन कौन बोलो मेरे साथ, बैठ जाओ मेरे साथ बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास। ये बताओ फिजिकल प्रॉपर्टीज काम का है क्या, वो तो देख के ही पता चल रहा है। उसके लिए मेंडलीव की क्या जरूरत है, उसके लिए तो इस गधे की जरूरत है। वो देखेगा ऐसे, हाँ भाई इसका कलर ये है, इसका ये है, इसका फलाना ये, देख कर जो पता चल जाए उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। मेन रोल किसका था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव ने सबसे पहले एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज को उठाया। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उठाया, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई भी बता सकता था, उसके लिए एक अलग से साइंटिस्ट मेंडलीव जैसा आदमी की जरूरत नहीं थी। बस समझ में आई। तो हमारा टॉपिक क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मतलब तो समझ चुके होंगे, ऐसा ग्रुप, ऐसा पैटर्न जिसमें सारे एलिमेंट को सजाना। तो अब तक कोई सजा के नहीं गया था, बस बोल बोल कर गया था 3 का ग्रुप ये, 8 का ग्रुप वो। न्यूलैंड्स ने बोला 8 का ग्रुप, मेंडलीव ने बोला डुबनायर ने बोला कितना, 3 का ग्रुप। ये भाई साहब अब प्रॉपर तरीके से सजाएंगे। कैसे, इन्होंने क्या कहा कि भाई हम लेंगे कौन, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कंसीडर करेंगे, सेकंड किसको, केमिकल प्रॉपर्टीज को, और तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज था जो हमारे काम का उतना नहीं है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई भी बता सकता था देख दाख कर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसी पे उसने पूरा पीरियोडिक टेबल सजा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये न्यूलैंड्स की तरह पगला नहीं था। याद करो न्यूलैंड्स कितना बड़ा पगला था, उसने बोल दिया कि 56 एलिमेंट है, 56 के बाद आएगा ही नहीं। अब इसके टाइम कितने एलिमेंट मौजूद थे, 63। इसके टाइम कितने थे, 63। 7-8 जो है, 7 जो है और बढ़ गया था न्यूलैंड्स के टाइम से। तो इन्होंने क्या लिया कि देखा कि भाई हम एलिमेंट को ऐसे 8वां वो सारे का पता नहीं सा पे नहीं देखेंगे, दोनों का एवरेज निकाल के जैसे डोबनायर ने निकाला था ऐसे नहीं निकालेंगे। इन्होंने कहा कि हम हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास नापेंगे, मास, एटॉमिक मास निकालेंगे। जिसका एटॉमिक मास पहले होगा उसको हम पहले रख देंगे, जिसका दूसरे पे आएगा बाद में आएगा उसको बाद में, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे ऐसे रख दिया। बात समझ में आई। तो मान लो कि 63 एलिमेंट्स थे, तो 63 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सबसे पहले कैलकुलेट किया। एटॉमिक मास पहले का यहाँ पे रखा, उसके बाद जो एटॉमिक मास आया उसको सजा दिया दूसरे नंबर पे, जब उससे ज़्यादा वाले को तीसरे नंबर पे, और इसी तरह सजाते चला गया। कितने में, 63। अब अगर यहाँ से सजाना स्टार्ट करोगे 1 से लेकर 63, एक लाइन लंबा सा लाइन बन जाएगा। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कैसा किया, 1 से स्टार्ट किया एटॉमिक मास, फिर देखा कि अच्छा साथ में ये भी तो प्रॉपर्टी चल रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो साथ में वो एटॉमिक मास भी ले रहे थे और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी ले रहे थे। तो एटॉमिक मास को बढ़ा रहे थे ऐसे ऐसे, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक कर रहे थे हर एक का। तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज पता चला कि यहाँ से जो अगला अब आएगा, ठीक उसी तरह जैसे न्यूलैंड्स ने कहा था कि ये 8वें पे स्टार्ट होता है नया, इनके में भी 8वें पे ही स्टार्ट हुआ, लेकिन इनका तरीका अलग था, इनका एटॉमिक मास के हिसाब से था, उनका ऐसे ही रैंडम था, है ना। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया, एटॉमिक मास भी चेक करने और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक करने हैं। यहाँ से पता चला कि जो अब अगला प्रॉपर्टीज है वो ठीक इसके जैसा है, तो ये इसको उठाकर और यहाँ इसके नीचे रख दिया। फिर आगे चेक किया, फिर पता चला यहाँ से जो है इसका प्रॉपर्टी इसके जैसा है, इसको उठाकर फिर यहाँ रख दिया। और फिर आगे स्टार्ट किया तो पता चला हाँ इसके जस्ट बाद वाला इसके सामने आ रहा है, इसके जस्ट बाद वाला इसके सामने वाले प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, इसके जस्ट बाद वाला इसके सामने वाले प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। तो सब अपनी जगह पे फिट हो रहा था। और सबसे अच्छी बात इनकी ये थी, असल में ये अचीवमेंट बोलते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अचीवमेंट क्या था। अचीवमेंट मतलब उन्होंने क्या पा लिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें ऐसा क्या खास था। तो इसमें सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि सिर्फ एलिमेंट 63 नहीं है, इसके बाद और आएंगे, है ना। यानी इन्होंने कहा कि दुनिया के करण अर्जुन और आएंगे, करण अर्जुन आएंगे,
मेंडलीफ ने कहा कि हाँ आएंगे करण अर्जुन और आएंगे और बहुत सारे आएंगे, और बोलना तो आसान था, इन्होंने कहा आएंगे लेकिन वो इसमें बैठेंगे, यानी ये जो सजा रहे थे ना ऐसे, उन्होंने बीच में खाली खाली जगह छोड़ दिया कि यहाँ पर एक और एलिमेंट आने वाला है, ऐसे सजाया, ऐसे बढ़ा, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे जगह खाली छोड़ दिया, बोला कि इस जगह पे एक और एलिमेंट आएगा, फिट होगा, फिर आगे बढ़ा, अच्छा इसमें भी नहीं फिट बैठ रहा कोई, तो ये जगह खाली छोड़ दिया, बोला क्या कि इस जगह पे एक और करण अर्जुन आएंगे। अब ये बड़ी बात थी कि नहीं बात थी? उस टाइम में सिर्फ 63 एलिमेंट है और ये भाई साहब सबको सजा रहे हैं, और सजा के ऐसा नहीं कि सबको लाइन से सजा दिए और बाद में बोले कि और आएंगे साइड में जोड़ देना, ऐसा नहीं बोले, ये बोले कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जगह खाली, पांचवा, छठा, सातवां, अब चौथा जगह खाली नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी कि याद कर लेना चौथा जगह खाली, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मान लो खाली है, खाली छोड़ दिया, पांचवें पे गए, ये चौथा खाली क्यों, पूछा गया चौथा क्यों खाली छोड़े भाई, इसके यहाँ पर क्यों नहीं सजाए किसी एलिमेंट को? तो इन्होंने कहा कि भाई इस चौथे पोजीशन पे एक और एलिमेंट आएगा जो कि बाद में डिस्कवर होगा, बाद में साइंटिस्ट उसको खोजेंगे, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं कि अब हम खोज सकें, आगे आने वाले साइंटिस्ट खोजेंगे, क्योंकि मार्केट में तो मौजूद है, हम नहीं खोज पा रहे हैं, तो आगे आके खोजेंगे और उसकी प्रॉपर्टी ठीक ऐसे ही होगी जैसे ये चौथे नंबर की पोजीशन की जो प्रॉपर्टी मैंने डिसाइड किया है, इसी प्रॉपर्टी जैसी होगी और वो इसी में फिट होगा। और हुआ भी यही, ये जब देकर चले गए तो याद करो जिस टाइम ये दिए होंगे लोग पगला बोला होगा कि नहीं बोला होगा, बोला ही होगा उस टाइम, पागल है क्या, 63 एलिमेंट है और तुम कह रहे हो कि बाद में और आएगा, और साथ में कह तो रहे हो, साथ में ये भी बोल रहे हो कि इसी पोजीशन पे आएगा, मतलब जगह भी फिक्स करके देख चलेगा क्या, तो पगला बोला लोगों को। लेकिन जब बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो सच में वैसा ही हुआ। तो अब बताओ ये कौन हो जाएंगे? करण अर्जुन नहीं होंगे, ये लोगों के लिए ऐसा होगा कि भाई इतने सारे एलिमेंट ऐसे बिखरे पड़े थे और सबको इकट्ठा एक जगह लाया, और लाने के बाद सबका पोजीशन बता दिया कि तुम यहाँ बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे, अच्छा यहाँ पे जगह खाली है, अच्छा ये एब्सेंट है, ये बाद में आएगा, आज प्रेजेंट नहीं है, ये एब्सेंट है, बाद में आएगा, ये सब बता दिया। और बाद में जब डिस्कवर हुआ लोगों ने इसको खुदा मान लिया, ऊपर वाला मान लिया, उतना नहीं माना, कम से कम केमिस्ट्री की भाषा में तो मान ही लिया। लोग न्यूलैंड्स को भूल गए, डोबनायर को भूल गए, किसको मानने लगे? मेंडलीफ, यही अपना है ना, यही भगवान है ना, अपनी भगवान है, यही भगवान है। अच्छा इन्होंने किया कैसे? केमिकल प्रॉपर्टीज में दो चीज को ढूंढा, सबसे पहले ऑक्साइड को, किसको? ऑक्साइड को, और दूसरा हाइड्राइड को। ऑक्साइड और हाइड्राइड तो पता है, ऑक्सीजन से अगर एलिमेंट रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह हाइड्राइड का मतलब है कोई एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्राइड बनाएगा, जैसे कार्बन CH4, मीथेन जिसका नाम था, पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, मीथेन CH4 कार्बन हाइड्राइड, उसका नाम कार्बन हाइड्राइड है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम है क्या? मीथेन। लेकिन अगर केमिकल नेम बोलेंगे तो वो क्या है? कार्बन हाइड्राइड। तो इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज में इन दोनों चीजों के ऊपर अप्लाई किया, बस ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, क्योंकि मोस्ट कॉमनली उस टाइम क्या था? ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, वो अच्छे से पता था, सल्फर वगैरह पता था, लेकिन उसको डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं था उस टाइम, इसलिए आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मार्केट में टहल रहा था, इसलिए ऑक्साइड बना दिया उसका, और ऑक्साइड बना के चेक किए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऑक्साइड को इन्होंने ऐसे लिखा RO2 और इसको लिखा RH2। यहाँ पे R क्या है? एलिमेंट। यहाँ पे क्या है? R तत्व है। एलिमेंट अलग अलग हो सकता है ना, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, तो इन्होंने एक कॉमन नाम दे दिया कि यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को फिट कर दो, अगर उसका ऑक्सीजन बनेगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो ऑक्साइड ये बनेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा तो हाइड्राइड ये बनेगा। यहाँ पे R क्या है? यहाँ पर ये R क्या है? एलिमेंट है, तत्व। क्या है ये? एलिमेंट, तत्व। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्साइड और हाइड्राइड को कंसीडर किया था, उस ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या दिया था उन्होंने? RO2 एंड RX2। ठीक है, किस चीज को बेस बनाया था? एटॉमिक मास को क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए किस चीज को बेस बनाया था? एटॉमिक मास को। और कैसा एटॉमिक मास? बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटा फिर बाद फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है,
अब तुमसे पूछ रहा हूं कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल तो पढ़ लिए, लेकिन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है क्या? तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है जिसमें हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को सजाते हैं, क्लासिफाई करते हैं, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। यानी किस बेसिस पे इन्होंने किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग का मतलब तो जानते होगे, बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे सजा दिया। और प्रॉपर्टी कौन सा लिया? ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। ऑक्साइड एंड हाइड्राइड इन दोनों पे ले लिया। लेकिन इनसे कुछ गलती हुई, उसको बोलते हैं लिमिटेशन। क्या बोलते हैं उसे? लिमिटेशन। अचीवमेंट तो समझ में आ गया ना इनका? अचीवमेंट यानी क्या पाया इन्होंने ऐसा करके? तो अचीवमेंट में भाई साहब ये था कि ये जगह खाली छोड़ दिया था, ये जगह खाली छोड़ दिया था। लेकिन लिमिटेशन अगर बोलें कि लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन का मतलब ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब वो चीज जो ये नहीं कर पाए, कुछ गलतियां। लिमिटेशन का मतलब कुछ गलतियां। गलतियां कैसे पर याद रखोगे? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। याद करो अभी क्या लिखा है, अभी क्या बताया? मेंडलीफ ने कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम सजाएंगे। ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाएंगे। सजाया भी इन्होंने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके। फिर यहाँ के बाद पता चला कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इससे मैच कर रही है, तो यहाँ ला के फिट कर दिया। ऐसे ही सजाते गए। लेकिन एक जगह गड़बड़ हो गया, कोबाल्ट और निकल में। किस में गड़बड़ हुआ? कोबाल्ट एंड निकल, है ना? इसको उल्टा लिखता हूं मैं, निकल एंड कोबाल्ट। इसका एटॉमिक मास आई थिंक 58.7 के आसपास होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है? 58.9। बड़ा कौन है? 58.9। आना कौन, किसको चाहिए पहले? अबे निकल को आना चाहिए। कोबाल्ट बाद में आएगा, निकल पहले आएगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को सही से फिट करने के लिए इन्होंने कोबाल्ट को पहले डाल दिया और निकल को बाद में डाल दिया। यानी अपने पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले आ गया और निकल बाद में आया। होना ये चाहिए था सही इस तरह से, लेकिन मेंडलीफ ने ऐसा कर दिया। अब बताओ ये इनकी गड़बड़ी थी कि नहीं? यानी मैं बोल सकता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए, कि केमिकल प्रॉपर्टीज बेहतर है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए इस रूल का, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम के जो नियम है, रूल का उल्लंघन कर दिया। उसको नहीं माना। रखना चाहिए ऐसे निकल कोबाल्ट, क्योंकि 58.7 इसका है, 58.9 एटॉमिक मास का है। लेकिन इन्होंने रख दिया कोबाल्ट को पहले, यानी बड़ा वाला बाद में रख दिया, पहले रख दिया, और छोटा वाला बाद में रख दिया। अब ये मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज फिट हो रहा था, सब कुछ एकदम पैटर्न पे आ रहा था, तो बोले चलो इतना गलती चलेगा, है ना? इतने को उस टाइम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बाद में ये चीज गड़बड़ हुआ साबित। सेकंड चीज इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं बता पाए। हाइड्रोजन कहां पे रखा जाएगा इसका पोजीशन नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो H2O ऑक्साइड भी बना रहा है ना, और NH3 हाइड्राइड भी बना रहा है। ये है नाइट्रोजन हाइड्राइड, यह है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोजन हाइड्राइड। लिखूं या मान गए? मान गए? ठीक है, तो मान लिए। तो अब ऐसे ही देख लो, लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन हाइड्राइड। अब देखो ये हाइड्रोजन यहां पर कोई और कैरेक्टर प्ले कर रहा है, यहां पे हाइड्रोजन किसी और कैरेक्टर में है, यहां पे हाइड्रोजन एलिमेंट की तरह काम कर रहा है जो ऑक्साइड बना रहा है, और यहां पे हाइड्रोजन बाहर से रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्राइड बना रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये हाइड्राइड में भी काम आ रहा है, ये ऑक्साइड में भी काम आ रहा है, यानी हाइड्राइड में भी और ऑक्साइड में, दोनों में काम आ रहा है। तो अब इसको कहाँ रखें भाई? इसकी प्रॉपर्टी तो दोनों जैसा फिट हो गया, अब किधर रखें इसको? तो ये नहीं बता पाया एग्जैक्टली कहाँ पर रखें, पहले वाले में रखें या लास्ट वाले में रखें। क्यों पहले वाले में बोल रहा हूँ? कि पहले वाले ग्रुप में ऑक्साइड अगर कोई बना रहा है तो वो इस फॉर्मूले में, याद करो, थोड़ा बहुत याद होगा, तो ये Na2O ऐसा बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम किस ग्रुप में है? सबसे पहले पे 11 नंबर पे, है ना, सोडियम ऑक्साइड। और यहां पर देखो, अगर सोडियम ऑक्साइड ऐसा बन रहा है तो ये सोडियम जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं ये हाइड्रोजन? क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही है,
यानी सोडियम वाले ग्रुप में रख देना चाहिए, क्योंकि सोडियम वाली प्रॉपर्टी दिखा रही है ना, ये सोडियम वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में ऐसे मैं रखूँ AlCl3, यहाँ पर देखो ये Cl, ये है हैलोजन और ये है अल्कली मेटल। याद करो एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाया था, वहाँ बताया था कि ये सोडियम है पहले ग्रुप में है, अल्कली मेटल, मेटल की तरह काम कर रहा है। ये क्लोरीन नॉन मेटल है, हैलोजन है। अब देखो यहाँ पर ये अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन काम कर रहा है यहाँ पर, यानी मेटल की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर ये हैलोजन है, यहाँ पर देखो सेम टू सेम ऐसा ही है, ये हैलोजन की तरह काम कर रहा है। यानी यहाँ पे मेटल जैसा काम कर रहा है और यहाँ पे नॉन मेटल जैसा काम कर रहा है। अब किसकी बात माने? हाइड्रोजन बोल रहा है हम मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। तो मेंडलीफ इसकी बात समझ नहीं पाया, क्योंकि ये फ्रेंच में बोल रहा था। कौन? हाइड्रोजन नहीं समझ पाया, तो बेचारे बोले इस पर ध्यान ही नहीं देना है, लटके रहो जैसे लटकना है। यानी हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा था। जब ये कंफ्यूज कर रहा था तो इसको ऐसे ही इग्नोर कर दिए, जाने दो। तो ये हाइड्रोजन के पोजीशन को नहीं बता पाया। क्या नहीं बता पाया? ये पहला लिमिटेशन था। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाए। एक और चीज़ अगर तुम ध्यान दो, आइसोटॉप पढ़ाया था। आइसोटॉप जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो, ये बताया था। अब बताओ, अगर मुझे मान लो कि कार्बन था, कार्बन का एटॉमिक मास मान लो 12 है, एक 14 वाला भी है, अब उसको कहाँ रखेंगे मेंडलीफ साहब? अगर एटॉमिक मास में मान लो दो आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12 कार्बन 14, तो एटॉमिक मास के हिसाब से सजाते सजाते आएंगे, कार्बन 12 आ गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, तो अब आगे कार्बन 14 डालेंगे या नाइट्रोजन डालेंगे? नाइट्रोजन डालेंगे, होना चाहिए कार्बन 12 कार्बन 14, क्योंकि कार्बन 12 को तो ले लिए, कार्बन 14 को कौन लेगा? तो ये आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि अगर आइसोटॉप्स को कंसीडर करते हैं तो फिर एलिमेंट तो कार्बन तो दो दो जगह आता, एक जगह 12 नंबर छोटा वाला पहले, एक जगह आगे 14 14 नंबर, वो उसके बाद फिर आता नाइट्रोजन, अलग अलग आता ही नहीं है। कार्बन दो दो जगह फिट आ गया, तो ये आइसोटॉप्स को कंसीडर ही नहीं किया, आइसोटॉप्स के बारे में बात ही नहीं की। कौन? मेनली। लेकिन आइसोटॉप्स तो था, तो मामला यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो ये आइसोटॉप्स को कंसीडर नहीं किए, है ना। आइसोटॉप्स को कंसीडर नहीं किए, कंसीडर किए मतलब इग्नोर कर दिए, कंसीडर नहीं किए, ठीक है, नहीं किए, ऐसे लिखते किए, हाँ ऐसे लिखते होंगे। ये सब इनका क्या था? लिमिटेशंस था। अब बताओ, इनकी बात मानी जाएगी? अब इनकी बात मानी जाएगी? अरे मानी जाएगी। जो अब तक नहीं किया था कोई, वो ये करके चला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये भाई साहब ऐसे ही तेला बेला करके नहीं गया, तेला बेला इन द सेंस कि जैसे तैसे न्यूलैंड की तरह और डोबनायर की तरह ऐसे ही देकर नहीं चले गए। ये भाई साहब बोले कि भाई इस जितने भी एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को हम ऐसे सजाएंगे और ऐसे सजाएंगे। कैसे? ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे चलेंगे, कुछ ऐसे ऐसे सजेगा। तो ये जो वर्टिकल है, ये ऐसा, ये जो वर्टिकल है ना इस तरह से, ये इस तरह से, इसका इन्होंने नाम दिया। इन्होंने कहा कि ये जो वर्टिकली ऐसे ऐसे जा रहा है ना, इसका नाम दिया इन्होंने क्या? कॉलम। सॉरी, ये कॉलम होता है, इस कॉलम का नाम दिया ग्रुप। क्या नाम दिया? कॉलम का मतलब ये सारे कॉलम होते हैं और ये रो होते हैं। रो कॉलम तो पता है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको बोलते हैं रो, हॉरिजॉन्टल रो, रो रो, और ये वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं। तो इन्होंने नाम दिया कि इस कॉलम वर्टिकल को हम लोग बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे? ग्रुप। और ये जो लाइन लाइन लेटा हुआ है इस तरह से, ये जो ऐसे लेटा हुआ है ना, ये जो ऐसे लेटा हुआ है, इसको हम बोलेंगे पीरियड। क्या बोलेंगे? पीरियड। ठीक है, बात समझ में आई? ग्रुप एंड पीरियड। तो अगर तुमसे पूछे पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ में नहीं बोलेगा, सीधे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल अरेंजमेंट को, एलिमेंट के वर्टिकल अरेंजमेंट को हम ग्रुप बोलते हैं। पीरियड क्या होता है? तो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो को, ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? मेनलीफ पीरियोडिक टेबल से। क्या इससे पहले वो न्यूलैंड्स और डोबनायर ने दिया था? नहीं दिया था। तो यहाँ से इन्होंने इस तरह से बांट दिया,
बाद में आगे चल के देखना, इस टाइम ध्यान रखना, मैं पूछा जाएगा क्वेश्चन में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब बना रहा था क्या उस टाइम नोबल गैस था, इनर्ट गैस था? इनर्ट गैस का मतलब वो रिएक्शन जो, वो गैस जो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता, जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब था ना। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन याद है? नियोन, क्रिप्टन ये सब नहीं। अच्छा इसको नहीं पता है? 10वें नंबर पे कौन है? हाँ नियोन है। दूसरे नंबर पे हीलियम था। 18वें नंबर पे आर्गन। ये सारे एलिमेंट नियोन है। 18वें एलिमेंट अभी अगला पढ़ेंगे, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। ये जो ध्यान सुनो, ये जो नियोन हो गया, उससे पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब नीचे जैसे जैसे जाएंगे ये सब नोबल गैस कहलाते हैं। ये नोबल गैस इस टाइम नहीं था। कोई बताएगा क्यों नहीं था? इसके बारे में अभी तक पता क्यों नहीं चला हुआ था? बहुत लेट से पता चला था उसमें। वो इसलिए ये नोबल है, राजा है। जब ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन है इसमें? मान लो अकेले बैठा हुआ है कोई एलिमेंट, वो किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, साइंटिस्ट को पता कैसे चलेगा? है ना? रिएक्शन होता है तब साइंटिस्ट कहते हैं अच्छा ऐसा क्यों हुआ, फिर उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के टाइम कुछ ना कुछ निकल कर आ जाता है। ये नियोन, क्रिप्टन, आर्गन ये सब जो कह रहा है कि हम किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब से रिएक्ट ही नहीं करेंगे। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो मेंडलीव को पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। इन्होंने ऐसे ऐसे बांट दिया, इसीलिए बाद में जब ये नियोन यानी नोबल गैस जब आया तो उसके लिए एक बाद में अलग से 18वें ग्रुप को जोड़ दिया गया। 18वें ग्रुप को यहाँ पर जोड़ दिया, बोला इसमें फिट कर दो 18वें ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में हम जोड़ सकते हैं ना अलग से, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। अगर मान लो बहुत सारा आ गया तो उसको बिल्कुल अलग जोड़ दो। ठीक है, तो ये सारे किसके थे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने इस एलिमेंट को कैसे सजा दिया? ग्रुप में एंड पीरियड में। ग्रुप किसको बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम को। जब हम एलिमेंट को वर्टिकली ऐसे सजाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। अगर हॉरिजॉन्टल में एलिमेंट को सजाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीरियड। ये हो गया हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये सारा कच्चा चिट्ठा किसका था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। इसमें थोड़ी बहुत गलती थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट था, है ना? यहीं से स्टार्ट होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पहले इसको नोट कर लो।